press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक जबरदस्त और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बात होगी भारत के असली रतन रतन टाटा जी के बारे में, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है और वो भारत का गौरव है। तो आज इन्हीं पे बात करेंगी पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी जी, और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और ग्रिप रखते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। ज्वाइन किया साजिद ताड़ साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। सर आज दो तीन चीजें आपसे समझना चाहेंगे। एक तो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के जाते ही जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया और उनका जो फैसला दिया हुआ था, पहले गवर्नमेंट के होते जो एक बिल पास कराया गया था और उसको लेकर जो है जजमेंटल एक्ट जो था, रेवेन्यू और जजमेंटल एक्ट, उसको उन्होंने वापस कर दिया, कालादम का करार दे दिया। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ साथ एक वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत खूबसूरत वीडियो, एक जो है वो इंडियन जो है, आप जानते हैं बिजनेस कम्युनिटी के टाटा, उनका रतन टाटा भाई, उनकी चल रही है जो बहुत बता रहे हैं कि किस तरह से वो अपने कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं हमेशा। और सर हमारे यहाँ बहुत बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन हम ऐसा कोई काम करते हुए दिखाई नहीं देते जो ये कहा जाए कि मुल्क की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। इसके साथ साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन जो है वो भी भारत में हुआ, जाहिर है कि आप जैसे कि जानते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेकिन उसको आप कैसे कंपेयर करेंगे पाकिस्तान से? देखिए आरजू, मैं सबसे पहले तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं, कभी कंपैरिजन बनता नहीं है हमारा। लेकिन मैं आज इस चीज पे कंपैरिजन ही करना चाहूंगा, लेकिन शायद उसको पाकिस्तानी को देख रहे हो तो शायद उन्हें पता चले कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं और भारत किस डायरेक्शन पे जा रहा है। मैं ये सिर्फ बताना चाहूंगा। हालांकि अब कंपैरिजन बचा नहीं है, कंपैरिजन बनता नहीं है, इकोनॉमिकल तो नहीं बनता, पॉलिटिकल भी नहीं बनता। अब उसमें मैं नो कॉन्फिडेंस का कहूंगा कि नो कॉन्फिडेंस की मोशन वहां पे मूव हुआ रूलिंग पार्टी बीजेपी के खिलाफ और खासकर मोदी जी के खिलाफ, जो मणिपुर के अंदर जो वहां पे हादसा हुआ उसकी बेस पे था कि वो चाहते थे, और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्राइम मिनिस्टर आके इस पे बोले आके, जिस पे 2 घंटे से ज्यादा मोदी साहब ने जाके स्पीच दी हाउस के अंदर। और ये 26वां वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का तब बनता है कि इसी एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से पाकिस्तान जला के रख दिया गया आधा। इसी एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से कई असेंबलियां टूट गई। इसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से कोर कमांडर के घर को जला दिया गया, जिना हाउस को। हालांकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दुनिया में होता है, सुबह होता है, शाम को लोग अपने घरों में चले जाते हैं, सुबह फिर असेंबली शुरू हो जाती है। मेरे अमीरुल मोमिनीन जो है उन्होंने बड़ी दफा, हर दफा ब्रिटिश का वो देते हैं मिसाल, लेकिन ब्रिटिश के अंदर तो दोपहर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, सुबह नया वजीर आजम आके चाय संभाल लेता है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर तबाही, कभी उसके ऊपर साइफर को लटकाया गया, कभी पाकिस्तान को आइसोलेट किया, अमेरिका के खिलाफ जिहाद के लिए तकरीरें की गई, अब अमेरिका के पांव पड़ रहे हैं। ये इसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक्सरसाइज की वजह से पाकिस्तान जो है कभी बैंक्रप्सी के सर पे जाता है, कभी बैंक्रप्ट होता है, कभी बचाया जाता है। कोई डायरेक्शनलेस एक सिलसिला था, नो कॉन्फिडेंस। मेरे जो अजीज मेरे हम वतन है उनको चाहिए कि देखें कि भारत के अंदर भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, स्पीचेस हुई हैं वहां पे कांग्रेस की तरफ से गांधी साहब ने स्पीच दी है और कई स्पीचेस हुई हैं। उससे पहले एक दिन पहले अमित शाह साहब ने 2 घंटे स्पीच दी है उन्होंने भी। तो चाहिए देखें। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, मैं समझता हूं कि वाहिद एक पाकिस्तानी हूं जो अपने पाकिस्तानी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा बॉलीवुड की गानों के से हट के वो भी सुनो, मैं नहीं कहता, लेकिन वहां की खबरें भी पढ़ो, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे पड़ोस में हम जैसे लोग किस तरह तरक्की की तरफ गामजन है, किस तरीके से वो जमहूरियत को बचा के चल रहे हैं, किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे लेके बढ़ रहे हैं, किस तरीके से फॉरेन डिप्लोमेसी, अपनी फॉरेन पॉलिसी, किस तरीके से वो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, किस तरीके से मेक इन इंडिया मूवमेंट चला रखी है, किस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म को आगे लेके चल रहे हैं। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। हालांकि अब कंपैरिजन मैं नहीं करता, क्योंकि मैं करूं तो मेरे कई अजीज मुझे कहते हैं कि शायद मैं पाकिस्तान बैशिंग कर रहा हूं।
यहां फिर एक दफा मैं क्लियर करना चाहूंगा, मैं कभी भी सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान के खिलाफ मैं नफरत हो। पाकिस्तान मेरी मादरे मिल्लत है, लेकिन जो लोग उसके 76 साल से कपड़े फाड़ रहे हैं, मुझे उनसे नफरत है, इसमें कोई शक नहीं। मैं उनसे मोहब्बत नहीं कर सकता। वो मुसलसल लूट रहे हैं, और क्यों नहीं वो सोच रहे इस तरह की सोचें जिस तरह की सोचें भारत में चल रही हैं। अब मैं उस दूसरी एक मिसाल, जो आपने कहा है कि इस वक्त हमारी कल ही अभी असेंबली खत्म हुई है, तो मेरे जो रॉयल एक चीफ जस्टिस साहब हैं, एजी सोनियन है, बाहर के पड़े हैं, उन्होंने एक फैसला जो सेव करके रखा हुआ था 19 जून का, उन्होंने वो ठोस करके नए कानून क्या बनाने हैं, उन्होंने अगले कानून भी खत्म कर दिए। अब मैं फिर यहां पे कंपेयर करूंगा, आज अल जजीरा की खबर है कि अमित शाह साहब ने वहां पे उन्होंने कहा है कि हम ब्रिटिश दौर के जो गुलामी के जो कवानीन थे उनको खत्म करेंगे, खासकर इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, इसको ब्रिटिश इरा के उसको हम रिफॉर्म करेंगे। ये तीनों बिल पेश हो चुके हैं। वो उनकी सोच क्या है और हमारी सोच क्या है। आपकी असेंबली ने कानून बनाया, अभी असेंबली को चंद घंटे हुए निकले हुए पीछे से वार कर दिया गया है। तो ये मैं अपने जो ब्रिटिश रॉयल जस्टिस जो है, हिज हाइनेस, उनसे पूछना चाहूंगा कि आगे जा रहे हैं कि हम पीछे जा रहे हैं। लोग इसको डिफाइन कर दें प्लीज, अगर इजाजत हो आपको तो। टाइम आपको मिले सियासी सरगर्मियों से तो आप इसको भी बता दें कि हम आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे। अब इसका भी कंपैरिजन कर लें कि वो अपने ब्रिटिश दौर के कवानीन से जान छुड़ा रहे हैं, और हमारे ब्रिटिश जो फॉरेन क्वालिफाइड जो हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, दो ग्रुप है। हम आजाद 14 अगस्त आने वाला है, मैं बल्कि एक प्रोग्राम करूंगा, प्रूव करूंगा कि आप किस तरीके से हम आज भी गुलाम हैं, हम आजाद नहीं हुए। आपने किस तरीके से पाकिस्तान सिर्फ फाइलों में बनाया है, बाहर के मुल्कों से कर्जा लूटने के लिए, फंडिंग लूट के लंदन दुबई ले जाने के लिए अब टोरंटो डेस्टिनेशन है। सिर्फ वो एक ड्रामा बनाया है आपने। मेरे ख्याल पाकिस्तान का सिर्फ ऑब्जेक्टिव यही था कि दूसरे मुल्कों को लूटना किस तरह है। तो मैं वो उसके 14 अगस्त पे बल्कि मैं अपना रोना रोऊंगा कि हम आजाद क्यों नहीं है आज। लेकिन उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि आज भारत, चैलेंज जिस तरह भी है, उनकी सोचे हैं कि इस ब्रिटिश दौर की निशानियां जो इनको खत्म करें। अब हमारे इस वक्त रूलिंग एलीट, जिनको मेरे अमीरुल मोमिनीन ने खिताब दिया था इलेक्टेबल, वो कौन है? वो हर 6 महीने बाद पार्टी चेंज करते हैं। वो इलेक्टेबल कौन है? ज्यादातर ब्रिटिश लोग, जो ब्रिटिश राज था, उनके एजेंटों के पोते दोते हैं। आप देख लें, मुल्तान से आप शख्सियात देख लें, वो जमीनें उन्हें किस तरह मिली थी। अपनी इस धरती के साथ बेवफाई की, अपने लोगों को मरवाने के फ्रूट में उनको जमीनें मिली थी। एक वो कुछ लोग हैं, और कुछ फिर लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जो होते डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, रट्टे लगा के सीएसएस करते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है उसी ब्रिटिश दौर की, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर, तहसीलदार, एसपी। वो उसी दौर के ब्रिटिश लोगों के बनाए हुए घरों में रहते हैं और अपने आप को ब्रिटिश समझना शुरू कर देते हैं। उसकी एक्सट्रीम पर तब पहुंचते हैं जब 18-19 ग्रेड में आके बाहर इंग्लैंड अमेरिका पढ़ते हैं, लोगों के टैक्सों के ऊपर आके पढ़ते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं कि इन लोगों को लूटना किस तरह है। और फिर उसके बाद आपको मैंने बताया, यहां पे आके प्रॉपर्टीज के ऊपर निशानियां लगा के जाते हैं, जिस्म ले जाते हैं, दिल और दिमाग यहां छोड़ जाते हैं। मैं आज में माई हैट ऑफ टू द अमित शाह साहब इन इंडिया कि उन्होंने इस ब्रिटिश सिस्टम के खिलाफ आज अपना आगाज किया, बगावत की उन्होंने। लेकिन मेरे ख्याल में हमारा इस वक्त किसी इंसान का कोई मूड नहीं है कि पाकिस्तान की बुनियाद रखी जाए, पाकिस्तान बनाया जाए, किसी का कोई मूड नहीं। मुझे कोई खबर बिल्कुल नजर, मैं ओरिजिनली मैं आपको बताऊं आरजू, मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूं, लॉ का स्टूडेंट हूं। सारा दिन मुझे शौक है इस चीज का कि देखूं कि करंट अफेयर दुनिया में क्या हो रहा है, क्या पक रहा है, नाइजर में क्या हो रहा है। आज मुझे उसका भी, नाइजर की भी एक पल की खबर। मुझे इस वक्त पता है दुनिया के अंदर क्या क्या, युगांडा में एलबीजीटी कम्युनिटी के खिलाफ जो कानून बनाया गया, वर्ल्ड बैंक उसको किस तरीके से देख रहा है। ये मेरा एक पैशन है इन चीजों के बारे में। लेकिन मैं तरस गया हूं कि कभी पाकिस्तान से अच्छी खबर आए, या मुझे कोई ऐसा इंसान नजर आए जिसके जहन में एक प्लान हो कि यार मैं अपने मादरे मिल्लत को सर्व करूंगा बगैर किसी लालच के। मुझे एक भी इंडिविजुअल नजर नहीं अभी तक आया। पावर फाइट चल रही है, पावर फाइट। आपके अगले बैलेट पे जब भी इलेक्शन होंगे, 6 महीने, साल बाद, 2 साल, सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे, IMF होगा और उसके CPEC होगा। ये 2 ग्रुपों की लड़ाई है, उसमें पता नहीं अब मेरे
हम वतन जो है वो कितने जलील होंगे, कितने कर्जों में जाएंगे, कितनी मारामारी होगी, कितने बम फटेंगे सिर्फ इस झगड़े में कि IMF से को लूटना है या CPEC पे चाइना को लूटना है। सिर्फ एक रवैया और कुछ भी नहीं। मैं प्रूव कर सकता हूं इन डिबेट कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इसी चीज का झगड़ा है। एक बाहर के पड़े हुए लोग हैं जो बर्तानिया और अमेरिका को लूटना चाहते हैं IMF के जरिए, उनसे पैसे लेना चाहते हैं, और एक ग्रुप है वो कहते हैं हम नहीं, CPEC बना के चाइनीज को लूटेंगे। ये झगड़ा है। अब उसमें अगली जो बात मैं करना चाह रहा था, आपने बात की रतन टाटा जी। देखिए, मैं एक तो आरजू आपको पता है मेरी माय रिसर्च टुवर्ड्स इंडिया, माय पैशन टुवर्ड्स दूसरे मजहबों की तरफ भी, हर चीज, बल्कि मैंने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा हमारे जो टाटा फैमिली को और पारसीज को मैंने पढ़ा है। ये ना सिर्फ टाटा क्योंकि पारसी, ये अपनी आमदन का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज पे डोनेट करते हैं। ये उनका हिस्सा है मजहब का तो हमारा भी हिस्सा है, ज़कात देना हमारा भी हिस्सा है, हमारे मजहब का हिस्सा है। लेकिन हमारे मजहब में तो आपको पता ही है कि हमारे मजहब में तो नफरत और मारना भी तो मना है, लेकिन हम उस पर जिहाद कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। ये दुनिया के अंदर मेरा ख्याल है ये भी एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि हम अपने मजहब को अपने फायदे के लिए उसको पॉलिटिसाइज करके कारोबार बना लेते हैं। लेकिन पारसी अभी इस चीज से बचे हुए हैं कि नंबर बहुत थोड़े हैं, बहुत क्लोज निटेड कम्युनिटी है। मेरा ख्याल अभी तक उन्होंने मजहब के अंदर कारोबार को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, तो वो अभी तक अच्छे काम कर रहे हैं। अफसोस के साथ, दुख के साथ, हमारे ईदी साहब थे, ईदी साहब फिलैंथ्रोपिस्ट थे लेकिन बिजनेसमैन नहीं थे। वो सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट वो थे, बल्कि मुझे यहां तक याद है, मुझे पिछले दिनों किसी एक दोस्त ने भारत पंजाब में से मुझे एक बिल बोर्ड का फोटो खींच के भेजी जिसमें ईदी साहब की मिसाल दी गई थी। लेकिन दुख के साथ है कि इस वक्त जितने भी अमीर लोग हैं पाकिस्तान के, लूटना उनकी पहली प्रायोरिटी है, फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क उनकी प्रायोरिटी नहीं है। दूसरा एक सबसे बड़ा जो मुझे दुख है, मेजॉरिटी ऑफ मेरे कंट्रीमैन जो है वो मौत पे यकीन नहीं रखते। बार बार उनको लोगों ने कहा है, कई दफा कहा जाता है, उनको बताया जाए कि कफन की जेबें नहीं है, कफन की जेबें नहीं। लेकिन ये कि उनको लूट मार से इतनी मोहब्बत है, डॉक्टर खाने बंद कर देंगे लेकिन फिर भी लूट मार से बाज नहीं आएंगे। कैंसर होगा, जाके कीमोथेरेपी लंदन से करा के आ जाएंगे, फिर भी लूट मार से बाज नहीं आएंगे। पता नहीं क्या बात है। इस एक पता नहीं हमारे DNA में या ब्लड में कोई प्रॉब्लम आ चुका है कि हमें कोई शौक ही नहीं है लेगेसी के बारे में, कि हम अगर मर जाएंगे तो लोग हमें किस तरह याद करेंगे। पता नहीं किस ये पैशन है इनको कौन सिखाएगा। कोई किताबें आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, पता नहीं पर क्या सीख के जाते हैं। मैंने तो आपको बताया था कि 400 साल पुराने इंस्टीट्यूशंस में से पढ़ के जाते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग ही कर रहे हैं, और क्या करना है, वो कुछ भी नहीं कर रही है। पाकिस्तान के पता नहीं क्यों इनको ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि जाके अपने कंट्री को सर्व करो। सर्व करना तो इट्स नॉट पार्ट ऑफ इट। हमारे पूरे इस सिलसिले में किसी भी हमारी एक्टिविटी के अंदर आपने देखा कोई सर्व कर रहा है? मुझे अभी याद है, मैंने आज ही वो रतन टाटा जी का जो उन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया है, जिसमें बुजुर्गों को ग्रैंड पैल्स कहा जाएगा, और फिर उसमें यंग लोगों को तरबियत दी जाएगी कि वो उनको जाके डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट पे लेके जाएं, उनके साथ सोशलाइज करें, और उनका नाम गुड फेलोज रखा जाएगा। मैंने उसको बल्कि मैं उस पूरे प्रोग्राम को जाके ऑनलाइन मैंने स्टडी किया और आई गॉट सो इम्प्रेस्ड विद इट। मैं इंशाल्लाह ताला, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू कि मैं इसकी बुनियाद पाकिस्तान में रखूंगा, और आई विल डुप्लीकेट द सेम आइडिया फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। क्योंकि इसमें यकीन करें, हम हर एक ने बूढ़ा होना है, और खास विन विन सिचुएशन है दोनों साइडों पे। बच्चों को तरबियत देना और उनको तनख्वाहें दें, इंसेंटिव दें उनको, गरीब बच्चों को, कि आके उनका ख्याल रखें। जब दूसरे बुजुर्गों का ख्याल रखेंगे, अपने बुजुर्गों का भी ख्याल रखेंगे। और दूसरा आरजू, ये सबसे बड़ी बात है जो हमने पाकिस्तान में, या ज्यादातर हम लोग इस चीज पे तवज्जो नहीं देते। जब आप खैरात करते हैं, किसी को हंस के मिलते हैं, यू बेसिकली सर्व योरसेल्फ, यू गेट एनर्जी ऑफ इट। सबसे बड़ा किसी की हेल्प करना, किसी को फीड करना, सबसे बड़े बेनिफिशियल आप खुद होते हैं, क्योंकि आपका यू गेट सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ इट, एंड इट इज वेरी एडिक्टिव। आई हैव ट्राइड इट माई सेल्फ। मैं आज आपसे एक छोटी सी बात शेयर करूंगा। मेरा माय सन,
जब छोटा था तो मैं उसको बचपन में केले और सेब डाल के लिफाफे में ले जाता था पार्क में, तो जहां जहां सीनियर सिटीजन बुजुर्ग बैठे होते थे मैं जाके बैग उनके हाथ में उनको यू कैन पिक एनीथिंग आउट ऑफ, सिर्फ उसको ये सिखाता था कि हाउ टू गिव। मैं जब भी ग्रोसरी लेने जाता था अपने साथ उसको लेके जाता था, और जो भी बुजुर्ग देखता था कि वो अपनी ट्राली ग्रोसरी की लेके जा रहे हैं, मैं आई यूज्ड टू टेल माय सन गो हेल्प हिम टू पुट द ग्रोसरी इन हिज ट्रंक इन हिज। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये पूरा डिस्कशन आपको बहुत पसंद आया होगा। और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और साजिद ताडर साहब पॉजिटिविटी की बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को बेहतर करने की बात करते हैं। और मैं रतन टाटा साहब के बारे में क्या बात करूं, वो हर भारतीय के लिए इंस्पिरेशन है और दुनिया में हर इंसान उनको इज्जत भरी निगाहों से देखता है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे। और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।